चलिए बच्चों, तो आई होप सो सारे एडवांटेजेस समझ में आ गए थे। प्रोसीजरल डिलेज आर नॉट देयर। मान लीजिए कि एक्सीडेंट का केस है और पेशेंट को आप सड़क से उठा के हॉस्पिटल ले गए। अब अगर डॉक्टर साहब उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल हिस्ट्री पे पटर पटर किए जा रहे हैं, तो प्रोसीजरल डिले होगा और इंसान डिले हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले पेशेंट को एडमिट करके उसका फर्स्ट एड वगैरह इलाज चालू करें, या पहले कानूनी कार्रवाई कर ली जाए एक्सीडेंट केस की? पहले फर्स्ट एड वगैरह दिया जाए ताकि सो कॉल्ड पेशेंट ठीक हो जाए। तो ये डॉक्टर का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर था या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर था? सॉरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इट इज इनफॉर्मल। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए मूविंग अहेड। एड्स फ्लेक्सिबिलिटी। बाय द रूल्स चलेंगे, गो बाय द रूल्स। सही हो, गलत हो, देर हो, जल्दी हो, काम हमसे से कोई मतलब नहीं है, हम चलेंगे रूल के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे एक्टिविटीज को। इट इज फॉर्मल। बट अगर आप चाहते हैं कि काम आपका तेज हो, जल्दी हो जाए, तो कुछ स्टेप्स को आप बीच में स्किप कर सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? कोविड टाइम पे लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, वैन आती थी मेडिकल कॉलेज की, हॉस्पिटल की, और पेशेंट्स की टेस्टिंग की जाती थी घर घर जाके, और जिसका टेम्परेचर हाई होता था उसको पकड़ के लाद के ले जाते थे। दैट वाज अ प्रोसीजर, दैट वाज अ। बट बाद में पता लगा जब कोविड बहुत तेज फैल रहा है, बहुत तेज, तो बिना टेस्ट किए लाद के ले जाते थे। तो उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। भाई पहले इलाज देना है, प्रोसीजर बाद में देखा जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? देन वी हैव सोशल नीड्स चिल्ड्रन। अगर आपको लगे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अहम हिस्सा है, आपकी कोई पर्सनल नीड है, कोई लोन वगैरह आपको चाहिए, ऑफिस का सिस्टम है कि पहले एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन मीटिंग में डिस्कस होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, फिर वहां पे हम उस एप्लीकेशन को अप्रूव करके फॉरवर्ड करेंगे टू द फाइनेंस ऑफिस, फाइनेंस ऑफिस आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, और इस पूरे काम में 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। बट आपको 2 दिन के बाद ही पैसे की जरूरत है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम जल्दी होगा, फॉर्मल में नहीं हो पाएगा। टाइमली फीडबैक। सेल्समैन ने टारगेट मीट किया, उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द सीनियर हेड, सीनियर हेड से डिपार्टमेंटल हेड के पास जाएगा, उसके बाद सीईओ के पास जाएगा, और 15-20 दिन लग गए। अगर ये फीडबैक तुरंत मिल जाता, शायद बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती, बट ये तुरंत नहीं मिल पाया बिकॉज हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या था? फॉर्मल। तो ये प्रोसीजरल डिले है, अनटाइमली फीडबैक है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है। इसी को अगर मेरिट बनाना है कि फीडबैक जल्दी मिल जाए, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? इनफॉर्मल। मान लीजिए आप मैकडॉनल्ड्स जाएं, और मैकडॉनल्ड्स के सो कॉल्ड कैफेटेरिया स्टोर के अंदर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, खाना खा लेते हैं, बर्गर वगैरह, वो आपको एक टैबलेट देते हैं और कहते हैं 10 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर है, 1 to 10 के बेसिस पे आप रैंकिंग कर दीजिए। तो पहले वहां के लोकल कंप्यूटर पे वो डेटा अपडेट होगा, सैटरडे उस डेटा को सीनियर ऑफिस अपलोड किया जाएगा, मंडे को पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी, तो इट विल टेक टाइम। तो ये डीमेरिट हो गया फॉर्मल का। बट अगर आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक आ जाए, उसको क्लिक करके आप फीडबैक दे दें और तुरंत हेड ऑफिस पहुंच जाएगा, तो टाइम बचेगा। और अगर कुछ मान लीजिए आपका फीडबैक कंपनी के लिए खराब है, तो कंपनी अपनी सर्विसेज को सुधारेगी, तो तुरंत जब अपने मोबाइल फोन से फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, तो जो टाइम लग रहा था वो टाइम बच जाएगा। तो टाइमली फीडबैक कहां पे आ रहा है? फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए बात को? हाँ, तो मैंने सोचा एक बार रिवाइज करवा दें। डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट करना था? अच्छा ओके, चलिए, ये भी समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया? जो काफी सिस्टम से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चों, क्या वो ये ढीला एटीट्यूड फॉलो करेंगे? नो। पुलिस ऑफिसर्स को आपने देखा होगा, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थोड़े सीक्रेट ऑफिसर्स भी होते हैं, तो उनको सिविल क्लोथ्स में चलना अलाउड होता है। फॉर्मल हुआ कि इनफॉर्मल हुआ? इनफॉर्मल। कहीं लिखा नहीं है पुलिस के आईपीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स में कि आप ये काम कर सकते हैं, बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। सीबीआई ऑफिसर क्या पूरी टी शर्ट पहन के घूमते हैं? हम सीबीआई ऑफिसर हैं, हम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए हैं, हम इनकम टैक्स ऑफिसर, रेड मारने आए, इनके यहाँ रेड डालनी है, टी शर्ट पे एड्रेस प्रिंटेड है, फोन नंबर प्रिंटेड है, फोटो भी प्रिंटेड है, जिस इंसान के घर में रेड डालनी है। होता है ऐसा? नहीं होता। तो वो एकदम चोरी छुपे काम करते हैं, तो दैट इज ऑल इनफॉर्मल। बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को लगता है भैया नियम कायदा कानून फॉलो होना चाहिए, कुछ गड़बड़ी ना हो, तो उनको इनफॉर्मल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कभी कोई बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रॉपर ड्रेस होती है स्कूल में, तो फॉर्मल हुआ कि इनफॉर्मल?
फॉर्मल। और कभी कभी सॉक्स डिफरेंट पहन के चले गए, कभी कभी जूता पहन के आगे से मुंह खुला हुआ है जूते का, सर हवा आ रही सर, थोड़ा पंखा भी लगवा लेंगे सर, तो दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। कभी मम्मी की चूड़ीदार पजामा पहन के चले गए स्कूल, एकदम पैंट स्क्वीज्ड होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। जल्दी जल्दी निकल रहे थे, टूथपेस्ट और ब्रश भी स्कूल ले गए, पानी आ रहा है घटर घटर दांत साफ कर लेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। किसी दिन ड्रेस प्रेस नहीं थी, या दूसरा ड्रेस था वो बरसात में भीग गया, अब बच्चे की हालत खराब, एग्जाम में क्या करें, सिविल क्लोथ पहन के चले, बट उसमें नाप दिया जाएगा कायदे से, 50 रुपए का एक पैकेट टॉफी खरीद लो और कह दो आज मेरा बर्थडे है। कोई डेट ऑफ बर्थ मैच करेगा क्या आपकी? बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल था बट हमने इसको फॉर्मल बना दिया। समझ गए? गुटबाजी बढ़ जाती है, लोग आपस के ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, जो मेनी अ टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब भी साबित होता है चिल्ड्रन। और स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स का मतलब क्या होता है? अफवाह। पर्टिकुलर तो अफवाहें कहां पे फैलाई जाती हैं? इनफॉर्मल में। फॉर्मल में अफवाह जैसा कुछ भी नहीं होता। सर वहां पे क्या होता है? वहां पे इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन। आपने गलत बात 2-4 लोगों को बोल दी और ये पूरे ऑफिस में फैल गई। समझ में आ गया? मैनेजिंग डायरेक्टर साहब सीढ़ी से उतर रहे थे, 3 सीढ़ी से गिर गए, और जो चपरासी है चिल्लाते बोला सर गिर गए, सर गिर गए, कल छुट्टी ऑफिस में है। लोगों को लग रहा था सर गिर गए, चले मेडिकल एड दी जाए उनको। तो मेडिकल एड देना क्या होगा? फॉर्मल। क्या होगा? फॉर्मल। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मल इनफॉर्मल के डिफरेंसेस यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव इन द सीक्वेंस व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये टॉपिक्स फैक्टर्स पढ़ चुके थे बच्चों। Yes, sir. Advantages. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हमको पढ़ने, सबको याद है ना फंक्शनल क्या होता है? हाँ, sir. बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट वी डील इन। तो अमेजॉन ग्रोसरी भी बेचता है, अमेजॉन मोबाइल फोन एक्सेसरीज भी बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचता है। तो ये क्या हो गया? डिपार्टमेंटल या फंक्शनल? Divisional. सॉरी, डिविजनल या फंक्शनल? Divisional. ये डिविजनल है। और हर डिवीजन में इनके पास काम को करने वाले ढेर सारे ऑफिसर्स हैं। परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सो कॉल्ड आईटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ये क्या हो गया? फंक्शनल। ओके, चलिए, तो एडवांटेजेस से स्टार्ट करना था शायद। तो पहला एडवांटेज क्या नजर आ रहा है बच्चों? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। व्हाट डज दिस मीन? आप सेल्स की एक्टिविटी में स्पेशलाइज करते हो, तो क्या हम आपको फाइनेंस की टीम में डाल देंगे? नो। तो इसको समझने का तरीका कुछ ऐसा है, यू आर अ वेरी बिग बिजनेसमैन, बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, यू विल बी कीपिंग स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर एवरी एक्टिविटी, और यू विल गेट मल्टीपल एक्टिविटीज डन बाय वन पर्सन। स्पेशलाइज याद है डिविजन ऑफ लेबर? तो स्पेशलाइजेशन इन ऑक्यूपेशन का मतलब है डिविजन ऑफ लेबर। नर्सरी क्लास में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, बट साइकोलॉजिकल, सब्जेक्टिव नहीं। व्हाट? साइकोलॉजिकल। बच्चे को ठीक से रखना है ताकि स्कूल आने में उसका इंटरेस्ट रहे। तो नर्सरी में जो टीचर होता है, क्या अलग अलग टीचर होता है? मैथ्स का अलग एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी, साइंस का अलग एमटेक आईटी कानपुर। क्या ऐसे टीचर चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए जूनियर क्लासेस में, क्लास नर्सरी केजी प्रेप 1-2 में 1-2 टीचर सारे बच्चों से दिन भर पकाए जाते हैं। समझ आ गया? बट जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप आ गए, व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन? स्पेशलाइज्ड टीचर्स आ जाते हैं। क्या एक ही टीचर सब पढ़ा लेगा? मान लीजिए पढ़ा भी ले, बट वो मैनेज नहीं कर पाएगा। हाँ, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना उनके लिए तो सारा टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा ले, मतलब एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेगा। वाई? क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होना चाहिए? फॉर्मल, इनफॉर्मल? फॉर्मल। और डिवीजन तभी बनेगा जब आप स्पेशलिटी चाहते हैं। अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट है ही नहीं, प्रोडक्शन अलग से है ही नहीं, तो आपको अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत नहीं है। तो कैफे कॉफी डे में हमें शेफ भी चाहिए, हमें मैनेजर भी चाहिए, हमें रिसेप्शन काउंटर वाला पर्सन भी चाहिए, हमें सो कॉल्ड वेटर भी चाहिए, और हमें वो स्वीपर भी चाहिए। बट मुन्ना चाय स्टॉल में, मुन्ना और मुन्ने का बेटा छोटा मुन्ना, वो सारा काम खुद से मैनेज कर लेंगे। तो इनके यहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर है ही नहीं।
डिविजन स्ट्रक्चर है ही नहीं। समझ में आ गई बातें बच्चों? प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल कैसे करेंगे? जब वहां पे आप स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करेंगे। आपने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में 15 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, उन 15 में से एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस, एक होगा मैनेजर और बाकी सारा जूनियर स्टाफ। तो इफ योर बिजनेस इज वेरी बिग, इट हैज मेनी डिपार्टमेंट्स, दोस डिपार्टमेंट्स नीड अ हेड बेसिकली। हाउ एंड व्हाई? तो हाउ तो भाई आप स्टाफिंग उस तरह से करेंगे, जो एमबीए होगा आईआईएम से उसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस बना दीजिए, जो मैनेजर के लेवल पे है उसको किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से हायर कर लीजिए। बट अगर आपने इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया, आपने डिविजन्स को बांटा नहीं है, क्या बिजनेस ठीक से चल पाएगा? नो। हो सकता है कोई एक्टिविटी डबल ट्रिपल हो गई और कोई हुई नहीं। ओके। इंप्रूव्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे को मार्केटिंग सेल्स का काम तो आता है, बट अब चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट? तो क्या पुराने एम्प्लॉय को आप निकाल देंगे ऑफिस से जिसके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है? सिखाएंगे कि कैसे आप इसको डिजिटलाइज करिए। तो बैंक में मान लीजिए आपके भैया जॉब कर रहे हैं और अब आपके भैया को कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में काम करना है, तो क्या भैया को नौकरी से निकाल के दूसरे को ले लें? नो। उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है उसके लिए 15-20 दिन, महीने भर की ट्रेनिंग हो सकती है। तो अगर आपका डिपार्टमेंट कल को फ्लरिश कर रहा है, आपका डिवीजन एक्सपैंड कर रहा है, तो आप एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। तो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कहां पे पॉसिबल है? जब डिविजन हो, तभी एम्प्लॉय सीखेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इसको। व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डेज वर देयर, जो बैंक एम्प्लॉयज आज रिटायर होने वाले हैं 1-2 साल के अंदर, जब उन्होंने बैंक की नौकरी पकड़ी तो सारा काम मैनुअल होता था। इंटरनेट आया, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, सारा काम मैनुअल से किस पे शिफ्ट हो गया? ऑनलाइन और डिजिटलाइज हो गया। तो क्या उन मैनेजर्स को नौकरी से निकाल दिया जाए? नो। क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग तभी पॉसिबल है चिल्ड्रन जब वर्क इज डन इन अ डिविजन। व्हेन देयर इज नो डिविजन, देयर वुड बी नो ट्रेनिंग एज सच। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा? ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, अलग अलग डिविजन में काम कर रहा होगा, तो काम का नुकसान नहीं होगा, रेपिटेशन नहीं होगा। जिस पर्सन को जिस चीज के लिए हायर किया है, दैट पर्सन विल बी एबल टू डू और हैंडल ओनली दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। विल देयर बी एनी डुप्लीकेशन? नो। अब मुन्ना टी स्टॉल पे 4 लड़के काम करते हैं, सेल बहुत ज्यादा है। मुन्ना जो है बैठ के जो पैसा गिन रहा है, मुन्ना ने 4 लोगों को नौकरी दी है, ABCD। जिसका मन आता है वो चाय बनाता है, जिसका मन आता है वो चाय को कप में डाल देता है। अब ए ने भी चाय में चीनी डाल दी और बी ने भी। हो सकता है एक इंसान बहुत तेज चाय गड़क रहा था, मिस्टर सी ने 2 बार चाय सर्व कर दी उसी जाके, या एक बार सी ने सर्व कर दी और एक बार डी ने सर्व कर दी। बी तो चाय बना रहा है ना, चीनी डालना था ना, वो तो वहां पे बिजी है। समझ में आ गया? सी ने भी चाय सर्व कर दी और डी ने भी सर्व कर दी। व्हाट हैपेंस? ड्यूप्लीकेशन हो गया। और ड्यूप्लीकेशन की वजह क्या थी? दे वर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड। तो जिसने चाय पिए 2 बार पैसा देगा वो आपको? बिल्कुल देना चाहिए सर। 2 बार उसने चाय पी है, कहेगा मैंने तो एक चाय बोली थी, मेरे को लगा आधी आधी 2 बार में आई है। आधी आधी 2 बार में आई है। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? तो क्योंकि हमारा डिवीजन ठीक से क्रिएटेड नहीं था, तो हमने एक ही चाय को 2 बार सर्व कर दिया, कॉस्ट बढ़ गई, एक चाय 2 बार बिक गई और सेल प्राइस उतनी आई नहीं। तो क्या कॉस्ट इफेक्टिव था ये? बट आपने प्रॉपर चारों में काम बांटा हुआ है। ए को बोला तुम चाय बनाओगे, हिलना मत तंदूर के बगल से, नहीं तो मुंडी डाल देंगे तंदूर के अंदर। बी से बोला कि तुमको ये देखना है कि टेबल्स वगैरह सब साफ सुथरे रहे। अच्छा सर, मतलब पोछे वाला है ये, होता ही समझ रहे ना? व्हाट इट क्लियर? सी को बोला गया कि तुम ये चेक करोगे कि कस्टमर क्या ऑर्डर किसको दे रहा है, तुम्हारा ऑर्डर लेने का काम होगा। और डी का काम होगा ऑर्डर को सर्व करना। तो इस तरह से आप एक काम को एक बार करेंगे 2 बार तो ना डुप्लीकेशन होगा, और जब डुप्लीकेशन नहीं होगा तो वेस्टेज नहीं होगी। वेस्टेज नहीं होगी तो आपकी लागत 2 बार 3 बार 4 बार लगेगी नहीं। तो इफ आई हैव द हैबिट टू डिस्ट्रीब्यूट द स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट्स इन देयर पर्टिकुलर टाइमिंग्स, इन देयर पर्टिकुलर टाइमिंग, बिना टाइम की किसी को नहीं मिलेगा स्टडी मटेरियल, तो क्या डबल ट्रिपल शीट डिस्ट्रीब्यूट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। समझे बात को? समझे? पक्का? तो कभी कभी आपने शायद अपने घर में, अगर छोटे बच्चे किसी घर में हो, हमारे घर में ऐसा काफी बार हो जाता है। माई डॉटर इज 5.25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 5.25 साल। व्हाट इट क्लियर? अब सवेरे मान लीजिए संडे को दूध पीने का टाइम है, मेरी मम्मी ने भी बॉटल बना के दे दी,
और बेटी की मम्मी ने बोतल बना के दे दी। उसके बाद जब नाश्ते का टाइम हुआ एंड वी आस्क्ड हर नाश्ता क्यों नहीं कर रही, दो बार दूध पी लिया, हम नाश्ता कैसे करेंगे? मैं खोपड़ी घूम गई, दो बार कैसे दूध पिया? एक बार दादी माँ ने दे दिया, एक बार मम्मी ने दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना, क्योंकि दोनों ने बच्चों की परवरिश करनी सीखी है और कम्युनिकेशन गैप था। व्हाट? समझ में आया? समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, बच्चा दो बार दूध पी गया तो सर क्या हुआ, अच्छा तो है। अरे खाना नहीं खाया तो खाने का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रोटीन तो मिल गया मिल्क का, बट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या कार्बन का पेपर खिला दें, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे? पानी पिला दें, हाइड्रेशन रहेगा बॉडी में। चलिए, बात समझ में आ गई? आपके घर में भी ऐसा होता होगा, अगर मम्मी और दादी माँ दोनों किचन में जाती हैं और दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया, तो हो सकता है सब्जी में नमक 2 बार डल जाए, दाल में पानी 2 बार। फिर दादाजी और पापा क्या बोल रहे हैं, जरा दाल के लिए स्ट्रॉ लेते आओ, सूप की तरह इसको सब करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल डिपार्टमेंट्स। क्या बच्चों फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्यादा काम करता है, सेल डिपार्टमेंट कम काम करता है? सारे डिपार्टमेंट बराबर काम करते हैं, अपना अपना काम सब करते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट होगा तो सबका इंसेंटिव प्रॉपरली फिक्स होगा। पता लगा सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को तो भयंकर इंसेंटिव मिल रहा है, फाइनेंस वाले को मिल ही नहीं रहा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या किसी लायक नहीं है? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई एफर्ट नहीं कर रहा? क्या कर रहा है सर, काम तो मार्केटिंग वाले करते हैं। अगर फाइनेंस वाला सस्ता जुगाड़ करके लोन ना लेके आता तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे ही ना होते, फैक्ट्री में गुड्स बनते ही ना, तो मार्केटिंग वाला खाक उसको बेच पाता। तो एवरी डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट और ओनली मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट आर इंपॉर्टेंट? एवरी डिपार्टमेंट बोलते ना, हर एक दोस्त जरूरी होता है, तो हर एक डिपार्टमेंट जरूरी होता है, हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है क्योंकि कुछ पढ़ भी रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इक्वल इंपॉर्टेंस आप तभी दे पाएंगे जब डिपार्टमेंट बने हैं। ABCD का इंसेंटिव तब फिक्स कर पाओगे जब आपने उनको अलग अलग जॉब रोल्स अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो ए का कुकिंग डिपार्टमेंट, बी का ऑर्डर रिसीविंग डिपार्टमेंट, सी का कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डी का सर्विंग डिपार्टमेंट। तो जब सबके डिपार्टमेंट अलग अलग क्लासिफाइड हैं, ओनली देन वील बी एबल टू नो कि सबने कितना एफर्ट किया और सबकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे मीटअप हो पा रहे हैं। कहानी समझ में आ गई बच्चों? लिख लीजिए डिसएडवांटेजेस। सर इसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं। गुटबाजी जब चालू हो जाती है तो कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ लोग डोमिनेशन करने लग जाते हैं। वो बॉस के सामने जो बातें कम्युनिकेट करते हैं वो अपने आप को एड्रेस करते हैं, कभी भी अपने सबॉर्डिनेट को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। इसको बोलते हैं फंक्शनल एम्पायर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल एम्पायर। कभी कभी आपने सुना होगा अपनी दीदी भैया से, ऑफिस में काम तो कर रहे हैं बट जो हमारा बॉस है ना वो हमेशा डोमिनेट करता है, नया आइडिया हम देते हैं वो अपना बता देता है CEO को जाके, कभी हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा। तो हम सोच रहे हैं कि प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट छोड़ दें गूगल का और फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाएं। कहां चले जाएं? फाइनेंस। वहां पे काम करने का माहौल अच्छा है। फंक्शनल एम्पायर शब्द का मतलब समझ में आ गया? दिल पे हाथ रख के बताइए बच्चों, सेल्स डिपार्टमेंट का काम ज्यादा प्रॉफिटेबल इंसेंटिव वाला होता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? सबसे ज्यादा इंसेंटिव कहां पे मिलते हैं? सेल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा डायरेक्ट मेहनत इन्हीं करनी पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है? एम्प्लॉय को हर सैटरडे 2 घंटे की पका के ट्रेनिंग दे जाएगा, उसके बाद जो एम्प्लॉय ज्यादा मेहनती होगा वो काम ज्यादा कर लेगा, जो काम चोर होगा वो काम कम करेगा। तो अगर आप जीवन में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं बच्चों, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स। नहीं समझे? इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, आजकल बोलबाला सबसे ज्यादा किस चीज का है? केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, सिविल ये घर पर बनाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सब में चलती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब में है, सिविल में भी होती है। आपको ऑटो कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर पे पहले घर बना के दिखाना पड़ता है, उससे आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है, कितनी मोटी बीम है, कितना सरिया लगेगा। तो अगर आप आईटी से इंजीनियरिंग कर लें, बीटेक कर लें, तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। बट किसी ने बीटेक एरोनॉटिक्स में कर लिया, सिर्फ हवाई जहाज वाली कंपनी आपको हायर करेगी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो भाई आप बीटेक हैं, पढ़े लिखे हैं, अकल से पैदल तो है नहीं, तो नौकरी तो मिल जाएगी मार्केटिंग की, बट काम आप उतना कर नहीं पाएंगे।
पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का? तो मेनी स्टूडेंट्स दीज डेज या पिछले 5-10 साल में बीटेक किया, फिर एमबीए कर लिया। क्यों? ह्यूमन कैपिटल बढ़ा रहे हैं अपना। बीटेक करके टेक्निकली साउंड हो गए, एमबीए करके मार्केटिंग और सेल्स का, फाइनेंस वगैरह का भी ज्ञान आ गया। तो जब कंपनी आपको हायर करेगी, टीसीएस या गूगल, वो 2 एम्प्लॉय को एक साथ हायर कर रहे हैं कि भाई ये हमारे सॉफ्टवेयर में खामी भी बता देगा क्या है, और इसने एमबीए किया तो बेच भी लेगा, तो ये हमारे लिए 2 काम करेगा, 1.5 आदमी की सैलरी दे देंगे इसको। विन विन पोजिशन, आप भी जॉबलेस नहीं रहेंगे और सो कॉल्ड गूगल का भी काम बन गया। तो लिमिटेड ग्रोथ होगी इफ यू हैव लेस स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, और अनलिमिटेड ग्रोथ होगी इफ यू हैव मोर स्पेशलाइजेशन। अभी भी नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? तो लिमिटेड ग्रोथ होती है अगर आप एक ही पर्टिकुलर डिवीजन में काम कर रहे हैं। तो अगर ऑफिस है हमारा इतना बड़ा कि मल्टीपल डिविजन्स हैं, मल्टीपल फंक्शंस हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। लाइक कोटक ग्रुप की बात ले लीजिए, बैंकिंग का भी काम करते हैं, गॉट इट क्लियर? इंश्योरेंस का भी काम करते हैं। एसबीआई बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, क्रेडिट कार्ड भी, बहुत ढेर सारे बिजनेसेस हैं। तो आप किस जगह पे नौकरी पकड़ना चाहेंगे? दैट कंपनी विच हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डिविजन्स, और दैट कंपनी विच हैज ओनली वन? रिलायंस में नौकरी पकड़ लो। इन्फोकॉम का धंधा कम हुआ तो फाइनेंस बढ़ जाएगा, फाइनेंस कम हुआ तो रिटेल में नौकरी है। तो जब ढेर सारे डिविजन्स हो जाएंगे किसी भी बिजनेस में, आपको मार्केटिंग डिवीजन पसंद, सॉरी ढेर सारे डिपार्टमेंट्स खुल जाएंगे, या सो कॉल्ड, आप क्या बोल रहे हैं इसको, इट कंप्लीटली स्लिप्ड आउट भाई, हाँ, फंक्शनल डिविजन्स ढेर सारे जब हो जाएंगे, आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं समझ में आता, आप फाइनेंस में चले जाइए, फाइनेंस नहीं समझ में आ रहा, आप परचेज में चले जाइए, तो आपके पास मल्टीपल जॉब्स होंगे। बट अगर आप एक ही डिवीजन, आप एक ही डिपार्टमेंट में एक ही फंक्शन कर रहे हैं, और उस बिजनेस में ज्यादा बड़ा एरिया ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ बिजनेस, अलग अलग डिविजन, अलग अलग फंक्शन है ही नहीं, क्या आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी? योर ग्रोथ विल बी लिमिटेड। तो सपोजिंगली पीपल डिड सीए, पीपल डिड एमबीए, 2 कंपनीज हायर करने आती हैं, वन इज रिलायंस, अदर इज लेट अस से वो एक्वागार्ड वाली कंपनी का क्या नाम है? हाँ, केंटारो। तो दोनों में से कहां पे नौकरी पकड़े, रिलायंस में या केंटारो में? रिलायंस में, क्योंकि इनके बहुत ढेर सारे डिविजन्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है इनका, जैसे ट्रेंड्स है, जियो है, पेट्रोलियम है, कम्युनिकेशंस है, रियल एस्टेट है, ज्वेल्स है, ढेर सारे हैं। और उसमें भी काम इतना ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया के ऑफिसेज अलग मैनेज हो रहे हैं, साउथ इंडिया अलग मैनेज हो रहा है, केंटारो तो एक ही काम करता है, तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर डिपार्टमेंट ज्यादा है ही नहीं, कुल एक डिपार्टमेंट है बस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कॉन्फ्लिक्ट होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, नहीं होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एमडी मिस्टर एक्स, सेल्स डिपार्टमेंट के एमडी मिस्टर वाई, मिस्टर जेड फाइनेंस डिपार्टमेंट के एमडी हैं, ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपस में एक दूसरे को पीछा करने के लिए लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। सीईओ के सामने दूसरे की बेइज्जती करने से, चुगली करने से हम नहीं चुकेंगे। तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट तभी होगा व्हेन देयर आर मेनी डिपार्टमेंट। जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो डिपार्टमेंट होने से फायदे भी हैं एज वेल एज नुकसान भी है। प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, मतलब आपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड्स बना दिए, और मेरे को कंपनी का सीईओ बना दिया, और आप चेयरमैन बन गए। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? गुड्स को सही टाइम पे एडवर्टाइज किया ही नहीं मार्केट में, और फेस्टिव सीजन गॉट ओवर। अब अगर फैक्ट्री वाले सामान बनाकर मार्केट में डिस्पैच भी करते हैं, क्या ये बिक पाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट? इट इज अ टफ नट टू क्रैक। डिफिकल्ट है जानना कि गड़बड़ी कहां पे हुई है। तो कभी कभी ढेर सारे डिपार्टमेंट होने से नुकसान भी होता है। वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये ब्रॉथ क्या होता है सर? ये एक तरह का फ्रेंच सूप होता है, उसको ब्रॉथ बोलते हैं, और हम अपनी इंग्लिश की क्लास में इसको बोलते हैं खाने का सामान। जब ढेर सारे लोग किसी चीज को बनाने लग जाए, बेड़ा गर्क हो जाता है। ढेर सारे लोग किसी काम में अपना एफर्ट डाल दें तो वो काम अच्छा होने के बजाय एकदम बर्बाद हो जाता है। ओवर स्किल्ड हो गया बेसिकली।
नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात? एक टेलर एक शर्ट स्टिच करे, बट अगर 4 लोग अपनी अकल लगाने लग जाएंगे तो पता लगा जो स्लीव यहाँ लगी तो बीच में लग गई, टाई का काम कर रही है, ये वाली स्लीव पीछे लग गई है, पूंछ का काम कर रही है, फुल स्लीव की शर्ट बन गई हाफ स्लीव की शर्ट। वो वाला एड देखा है 5 स्टार वाला? ये पिताजी के पैंट है, एक क्या बोलते थे, क्या वर्ड था, एक छटाक छोटी कर दो, छोटी करते 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 पैंट निक्कर बन गई और दोनों लड़के 5 स्टार ही खा रहे थे। नहीं देखा ये लाइट? एक, हाँ, बड़े आराम से, वेरी गुड, इसे कुछ लोग बड़े आराम से बैठे भी हुए हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेल अंडरस्टूड, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेल अंडरस्टूड। सो मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन है सैमसंग का, मेरे पास है सत्संग, ठीक है। अब ये मोबाइल फोन खराब हो गया तो आप गए इसके सर्विस सेंटर पे। अगर सर्विस सेंटर पे ज्यादा सो कॉल्ड कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इनको एक पर्सन हायर करना पड़ेगा रिसेप्शन डिपार्टमेंट पे, एक पर्सन इनको हायर करना पड़ेगा डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में जो मोबाइल में गड़बड़ी चेक करेगा, एक पर्सन हायर करना पड़ेगा रिपेयर पे, और एक पर्सन हायर करना पड़ेगा क्वालिटी एंड टेस्टिंग पे। समझ में क्या? समझ में क्या? तो मान लीजिए 4 लोग रिसेप्शन पे हैं, 6 लोग डायग्नोस्टिक पे, 8 लोग रिपेयर पे और 2 लोग यहाँ पे हैं। व्हाट इज 6 + 4 10? टोटल कितने लोग हैं? 20 लोगों से सबसे अलग अलग काम करवाया जा रहा है तो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। बट अगर ये सारे लोग सारा काम कर रहे हैं तो हो सकता है जो चीज एक बार रिपेयर होनी थी वो 2 बार रिपेयर हो गई। कितनी बार रिपेयर हो गई? 2 बार। तो रॉ मटेरियल की खपत एक्स्ट्रा हो गई। हो सकता है मैं सोच रहा हूं एक्स रिपेयर करेगा, एक्स सोच रहा है मैं रिपेयर करूंगा, दोनों में से किसी ने रिपेयर नहीं किया। मोबाइल फोन खोला था, 2 दिन बाद वापस बंद करके दे दिया, खराबी स्टिल सस्टेन्ड। कस्टमर आया, भड़क गया, मैनेजर ऑफ द सर्विस सेंटर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई की गलती कहां पे हुई है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? हाँ, ओवरलैपिंग जो आपने पढ़ा था, तो ओवरलैपिंग कहां पे होगी? इनफॉर्मल में होगी ना, फॉर्मल में नहीं होगी। तो जो इनफॉर्मल का ओवरलैपिंग था वही फंक्शनल का इनफॉर्मल की वजह से प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया? चलिए, सो चिल्ड्रन फंक्शनल एम्पायर्स क्लियर हो गया। तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं सोचते, अपनी दादागिरी स्टार्ट कर देते अपने डिपार्टमेंट में। फाइनेंस वाले से हमारी बनती नहीं है और हम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, तो फाइनेंस वाला हमारा पैसा सैंक्शन कर ही नहीं रहा कि हम एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी को पैसे देके एडवर्टाइजमेंट करवाएं। तो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? पूरी कंपनी सफर कर जाएगी, पूरा बिजनेस सफर कर जाएगा। व्हाट इट क्लियर? इसको ग्रुपिज्म बोलते हैं बेसिकली। लिमिटेड ग्रोथ, फंक्शनल हेड्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करने की। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, वो खुद तो बेवकूफ है ही है, नीचे के एम्प्लॉइज भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, सेम डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है तो वर्क इज नॉट बीइंग डन प्रॉपर्ली। या जो फाइनेंस, ये देख थप्पड़ मार दिया इसको, सही थप्पड़ पड़ा है, समझ में आ गया? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बनती नहीं है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला पैसा ही नहीं सैंक्शन करेगा, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला कहेगा मैं क्यों जाऊं उससे बात करने के लिए, तो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? कंपनी। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो पिछली बार चंद्रयान लॉन्च हुआ था, कुछ गड़बड़ी आ गई, बट ऊपर वाला साथ था तो ऑर्बिटर तो अपना काम कर रहा है, ऑर्बिटर अपना काम कर रहा है। अब देखा गया कि गलती कहां पे हो रही है। गलती ऐसे हो रही है कि पिछली बार सोचा गया था कि 2 पाए पे वो लैंड कर लेगा, बट वही गड़बड़ हो गई, जमीन उबड़ खाबड़ दी, एक पाया ऐसा था एक ऐसा था, फड़फड़ा गया। अब कितने पाए लगाए गए? 4, और एक सेंटर में भी लगा दिया गया है कि 4 में तो ठीक से काम करेगा, नहीं कर पाया तो 5वां काम कराया जाएगा, अगली बार फिर 10 बना भेज देंगे, 2-4 रॉकेट एक साथ भेज देंगे। तो अभी मैं एक वो चैनल का वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा था, तो उसमें कुमार विश्वास जी थे, तो हमारे पड़ोसी देश के एक अंकल थे पत्रकार, उन्होंने बोला क्या हुआ, तो आज चंद्रयान लैंड हो गया, मजा ले रहा था उनसे। तो कुमार विश्वास जी ने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया, चुलबुल पांडे वाला, कि बेटा झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना औकात में फर्क हो जाता है। व्हाट इट क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे भी है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब ये देखा जा रहा है कि किस डिपार्टमेंट से गलती हुई। पता लगा जो डिजाइन डिपार्टमेंट था उन्होंने ये बात
अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि हमको लैंडर पे 4 सो कॉल्ड फीट्स लगाने हैं, बट बजट नहीं सैंक्शन किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तो 4 की जगह 2 लगाए। फाइनेंस वालों बोले तुम नौकरी से जाओ, तुम पैसा दोगे ये तुम्हारा काम है, इंजीनियरिंग के डिजाइन में अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल? अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? 2 बार बच्चे को दूध पिला दिया गया, चाय में 2 बार चीनी डाल दी गई, 2 बार घी डाल दिया गया खाने में, चावल में नमक 4 बार डाल दिया गया। समझ में आ गया? किसने गलती की समझ में नहीं आया। गलती दादी माँ की है, उनको 4 बच्चों की शादी करके सबको अलग अलग कर देना चाहिए था, एक साथ चारों बहुओं को रखना ही नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हेन वन एक्टिविटी गेट्स रिपीटेड ओवरलैपिंग, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कि किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। तो प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगा जब आपके ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। जब डिपार्टमेंट ही नहीं, ढेर सारे लोग ही नहीं, विल देयर बी एनीथिंग कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार फिर से इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। फंक्शनल एम्पायर का मतलब समझ में आ गया? आई एम द हेड बॉस ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं फाइनेंस हेड हूं, जो मैं बोलूंगा वही चलेगा, जो मेरे को नहीं अच्छा लगता वो नहीं होगा। हो सकता है इसमें कंपनी का नुकसान हो जाए, हो सकता है कंपनी का नुकसान हो जाए, तो ये डिविजन क्रिएट या फंक्शनल डिपार्टमेंट क्रिएट करने का नुकसान भी हो जाता है। हम खुद ही ट्रेंड नहीं है तो अपने जूनियर को क्या ट्रेनिंग देंगे? तो ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड। गॉट इट क्लियर? मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा हो रहा, ऑब्वियस सी बात है, घर में भी होता है, बट अगर डिपार्टमेंट ना होते तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। अब मान लीजिए कि मैं किसी ऑफिस में क्लर्क हूं और आप मेरे सो कॉल्ड हेड हैं, बट आपका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग है। मैं जब फाइल पे ओके लिखूंगा तब वो फाइल आपके डिपार्टमेंट में आएगी। अब मेरी आपसे बनती है नहीं, तो बेचारा जो हमारा क्लाइंट है वो चक्कर काट रहा है ऑफिस के, कह रहा है प्रभु फाइल पे साइन कर दो तो आगे चली जाए। हम क्यों जाए, वो खुद आए हमारे पास फाइल लेने के लिए। अरे साइन कर दिया, हम खुद ले जाएंगे अपनी फाइल। ना 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 ना, ऐसा थोड़ा होगा। आपको फाइल कैसे देते हैं? आप तो भारी आदमी है, उन्हीं के ऑफिस से किसी को आना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को अपना एटीएम कार्ड पे फोन नंबर ऐड करवाना था, एडिट करवाना था। क्लर्क की आईटी वाले से बनती नहीं थी, वो उसकी बात नहीं सुनता, उसकी बात नहीं सुनता, बीच में पिसा कौन? सीधा साधा इंसान, सीधा साधा क्लाइंट बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेनी अ टाइम्स नुकसान किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का। चलिए बच्चों, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? तो अंडरस्टूड व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर चिल्ड्रन? अंडरस्टूड व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? कंफर्म? तो आपको अपने स्कूल में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर नजर आता होगा। देयर मे बी अ रिसेप्शन ऑफिस, जहां जो आउटसाइडर्स हैं वो स्कूल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर मे बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, देयर मे बी एन आईटी ऑफिस, देयर मे बी फाइनेंस ऑफिस। सब होता है कि नहीं होता? ये हर स्कूल में होता है, ये हर यूनिवर्सिटी में होता है। नॉट गेटिंग? नॉट गेटिंग? हर बड़े कॉर्पोरेट हाउस में, आप एग्जांपल ले लीजिए रिलायंस इंफोकॉम का, एयरटेल का। तो रिलायंस के यहां भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर है और क्लर्क है। एयरटेल में भी ये सारे ऑफिसेस हैं। रिलायंस के पास भी मार्केटिंग ऑफिस है, रिलायंस के पास भी आईटी ऑफिस है, रिलायंस के पास भी लेटर से मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एयरटेल के पास भी तीनों डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ना 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 ना, एकदम बकवास। एयरटेल के पास भी मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, आईटी, एक्विजिशन, सारे डिपार्टमेंट्स। क्या हो गया ये? फंक्शनल। समझ में आ गया? भारतीय सेलुलर लिमिटेड कंपनी का नाम है, सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन सर्विसेज में डील करते हैं और किसी में डील नहीं करते। किसी जमाने में भारतीय सेलुलर लिमिटेड 2 ब्रांड्स पे बिजनेस करते थे। एक इनका लैंडलाइन ब्रांड था जिसका नाम था टचटेल, और एक मोबाइल ब्रांड था जिनका नाम था एयरटेल। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला अगर आप टचटेल के नाम से बिजनेस करें और एयरटेल के नाम से 9-9 हजार करोड़ रुपए आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2 ब्रांड से अलग अलग बिजनेस करते हैं। एयरटेल ने कहा ठीक है, हम अपने टचटेल ब्रांड को खत्म कर देंगे, लैंडलाइन और मोबाइल दोनों एयरटेल के नाम से चलेगा, कम से कम 9,000 रुपए हमारी फीस बच जाएगी। तो दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस है बच्चों? टेलीकॉम बिजनेस। खोपड़े में बात गई या नहीं गई?
पक्का? तो दे हैव ओनली वन डिविजन और मेनी डिविजन्स? वन डिविजन। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं रिलायंस की। दे हैव रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, they have Reliance Retail, they have let us say Reliance, ये रिटेल में ही आता है बेसिकली, मान लिया रिलायंस इंफ्रा फॉर एग्जांपल, देन दे हैव लेट अस से रिलायंस कम्युनिकेशंस। सर वो जियो में नहीं आएगा? नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, वो बड़ी बड़ी सो कॉल्ड कंपनीज को अपनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है बच्चों? कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीपल डिविजन्स। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? अब टेलीकॉम बिजनेस में एयरटेल के पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दे हैव एक्विजिशन डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है? वो खंबे वगैरह नहीं होते, उनको खरीदने का काम। देन दे हैव मार्केटिंग, दे हैव ऑपरेशन। सर सर्जरी भी करते हैं क्या? मोहल्ले में एक अंकल है, उनको हार्ट सर्जरी करानी, यही करवा देंगे। अरे भैया ऑपरेशंस का मतलब ऑफिस होता है। देन दे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंस। समझ में आ गया? तो ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कौन सा स्ट्रक्चर है? ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? डिविजनल। ये सारा का सारा क्या था बच्चों? समझ में आ गई बात? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। ये तो बाहुबली लग रहा है सर, बिल्कुल बाहुबली बन गया। ध्यान दीजिएगा बातों पे। इनके पास भी मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इनके पास भी मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इनके पास भी मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इनके पास भी मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस, इनके पास भी मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस। तो जो बाहुबली की तरह मैंने तीर निकाले हुए हैं बच्चों, ये सब क्या है? फंक्शनल। और ये सब क्या है? फर्क महसूस हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? पक्का? तो ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टॉप बॉस है, इसकी सो कॉल्ड सेल्स वाले से जरा भी नहीं बनती है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। डिपार्टमेंट ही ना होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता ही ना। सेल्स वाला बड़ा बदमाश टाइप का है, ना खुद ट्रेनिंग करने जाता है, ना एम्प्लॉयज को भेजता है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर पाएगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बिकॉज इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ इसको बोलते हैं डिविजन और इसको बोल देते हैं फंक्शनल। ऐसा नहीं होता है। जॉब रोल्स के बेसिस पे है तो फंक्शनल, प्रोडक्ट सर्विसेज के बेसिस पे है तो डिविजनल। समझे कि नहीं समझे? तो हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट एसी का स्टाफ अलग होता है, उनकी केटरिंग अलग होती है, उनकी सप्लाईज अलग होती है, गद्दा तकिया उनका अलग क्वालिटी का होता है। सेकंड एसी और थर्ड एसी का स्टाफ, केटरिंग सब एक, और वो जो स्लीपर क्लास होता है वो अलग। तो कितने डिविजन हो गए हर ट्रेन में? और तीनों में टीटी अलग अलग है, चादर तकिया सप्लाई करने वाले अलग अलग हैं, और खाना परोसने वाले भी अलग अलग है। ये सब क्या हो गया? ये फंक्शनल है। व्हाट इट क्लियर? इट इज फूड डिपार्टमेंट, इट इज टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट, इट इज सप्लाईज डिपार्टमेंट। ये तीनों काम करेंगे तीन तरह की सर्विसेज के ऊपर। तो ये जितने भी गद्दा तकिया दे रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए दे रहे हैं, ये सब क्या है? फंक्शनल। तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और 3 टियर, ये क्या हो गया? डिविजन हो गए। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? रेलवे में आपने ऐसा सुना होगा बच्चों, सेंट्रल रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे। सुना है बच्चों? इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और सो कॉल्ड अब कुछ ट्रेन नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं और नॉर्थ में भी आती हैं, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो गया। ज्योग्राफी में डिविजन पढ़ोगे ना, तो रेलवे ने अपने आप को मान लिए 4-5 जोन्स में बांट लिया, तो इट इज कॉल्ड एज अगेन चिल्ड्रन व्हाट? डिविजनल। अब आपके मौसा जी नॉर्दर्न रेलवे के डीआरएम ऑफिसर हैं, डिविजनल रेलवे मैजिस्ट्रेट।
मेरे फूफा जी सेंट्रल रेलवे के डीआरएम ऑफिसर हैं। आपके चाचा जी के भतीजे वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम ऑफिसर हैं। तो परिवार में 4 डीआरएम ऑफिसर हैं, चारों का काम एक ही है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? फंक्शनल। मैकडॉनल्ड्स गए हैं, पक्का 4 काउंटर्स पे 4 लोग खड़े हैं, काम सब इट इज व्हाट। फिर आपने देखा होगा कहीं पे वेज पफ का स्टॉल लगा हुआ है, कहीं पे आलू टिक्की बर्गर है, कहीं पे कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है। इसको क्या बोल सकते हैं? डिविजनल। टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का। तो रिलायंस की अगर हम बात करें, दे हैव 2 टाइप ऑफ बिजनेसेस, एक ऑफलाइन बिजनेस और एक ऑनलाइन। तो दीज आर 2 डिविजन, ऑनलाइन डिविजन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में कपड़ा आपको एजियो से मिलेगा और ऑफलाइन में रिलायंस ट्रेंड स्टोर से मिलेगा। कपड़ा एक ही होता है, प्राइसिंग भी लगभग एक ही होती है। तो वन इज ऑनलाइन डिविजन, अनदर इज ऑफलाइन डिविजन। हाँ, कोई प्रश्न था मिश्रा जी का? पूछिए मिश्रा जी। फंक्शनल, हाँ, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट्स अ कंपनी, इट्स अ, ये इंश्योरेंस का भी बिजनेस करते हैं, ये बैंकिंग का भी बिजनेस करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड का भी बिजनेस करते हैं, ये हाउसिंग लोन का भी बिजनेस करते हैं। ये हो गए इनके 4 डिविजन। अब ऐसा हुआ है, जब एसबीआई बना था, ये चारों के चारों काम एक ही बिल्डिंग के अंदर 50 बाय 50 के रूम में होते थे, अलग अलग काउंटर्स थे। तब बिजनेस इतना बड़ा था ही नहीं, तो देयर वाज नथिंग लाइक डिविजन। आपके दादा दादी जी के मान लीजिए 3 बेटे और 1 बेटी, तो आपकी एक बुआ जी हो गई, एक ताऊ जी, चाचा जी, पापा वगैरह वगैरह। जब सबकी शादियां हो गई, सबके बच्चे हो गए, परिवार और बड़ा, तो सोचा भाई घर को और कंस्ट्रक्ट कराया जाए या अलग अलग घर में रहा जाए, क्योंकि ये घर छोटा पड़ने लग गया है। गॉट इट क्लियर? और आपको भी आइस पाइस खेलने में अच्छा लगेगा जब घर बड़ा हो जाएगा। तो जब सारे बच्चों की, बुआ लोग की शादी हो गई, इट इज व्हाट, सबके हस्बैंड हैं, सबकी वाइफ है, स्पाउस स्पाउस, बच्चे बच्चे, सास सास, ससुर ससुर, ये सब क्या है? भड़काने काम चल ही रहा सब। नहीं समझे? समझ में आया? डिविजनल फंक्शनल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो बच्चों ये हमारे सामने एक बिजनेस है, इसमें होटल्स चलते हैं, गारमेंट्स और फूड प्रोडक्ट है। नजर आ रहा है? पक्का। तो एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 3 तरह के बिजनेस सेटअप कर दिए। दे हैव होटल्स आल्सो, दे हैव गारमेंट्स आल्सो एंड दे हैव फूड प्रोडक्ट। आपने टाटास का तो नाम सुना होगा, गॉट इट क्लियर? आपने सो कॉल्ड टाटा का ताज होटल भी देखा होगा, टाटा का क्रोमा सेंटर भी है, देन इट इज टाटा का विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया भी है, फिर टाटा की चाय भी आती है। फूड डिवीजन में चाय पत्ती, बिस्किट, ये सब चलता है। हॉस्पिटैलिटी डिवीजन में होटल्स वगैरह चलाते हैं। एयरलाइन डिवीजन में वो विस्तारा और एयर इंडिया को ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे अलग अलग बिजनेसेस क्या हो गए? डिविजनल। सब में मैनेजिंग डायरेक्टर, सब में सीईओ, सब में क्लर्क वगैरह वगैरह। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। रेपिटेशन जहां पे हो रहा है वो फंक्शनल, और जहां एक्सक्लूसिविटी है वो डिविजनल। समझ में आया कि नहीं? अब सर टाटा में विस्तारा और एयर इंडिया को उन्होंने खरीद लिया, इसको भी आप 2 डिवीजन बोल सकते हैं। एक टाटा सेल्फ ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक टाटा पब्लिक ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझ आया? टाटा पैसेंजर कार्स अलग है और टाटा हैवी कार्स अलग है, ये भी 2 अलग अलग डिवीजन हो गए। तो आपका बिजनेस जितना फ्लरिश करेगा, आपका डिविजनल और फंक्शनल दोनों स्ट्रक्चर उतना बड़ा। स्कूल जब नया नया खुला तो भाई 2 क्लास चलती थी, 50 साल बाद एक जूनियर सेक्शन हो गया, एक सीनियर सेक्शन। तो इट हैज हाउ मेनी डिविजन्स? और बड़ा हुआ, फिर नर्सरी को अलग कर दिया गया, तो एक नर्सरी सेक्शन, एक जूनियर सेक्शन, एक सीनियर। और बड़ा स्कूल हुआ, 15-15 सेक्शन, 9th और 10th में ही है सर। तो सीनियर सेक्शन अलग, सॉरी नर्सरी सेक्शन अलग, प्री प्राइमरी अलग हो गया, प्राइमरी अलग हो गया, सेकेंडरी अलग हो गया, सीनियर सेकेंडरी अलग हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर उतना बड़ा हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ, देखिए आ गया ना, सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिविजन, एंड पीपल वर्किंग इन दोज यूनिट्स एंड डिविजन्स कंप्राइज ऑफ फंक्शनल। तो पहले डिविजनल होगा, पहले बिजनेस फिर वहां के लोग, पहले बिजनेस फिर वहां के लोग। तो डिविजनल में बिजनेस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, फंक्शनल में लोग होते हैं। नहीं समझे अभी भी? पक्का। चलिए, सो ये होटल के लिए है जिम्मेदार, इसी से। अब देखिए सब में कॉमन क्या नजर आ रहा है? कौन सा कलर कॉमन है चिल्ड्रन हर ब्लू में? वेरी गुड।
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट। ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर और ये क्या है, याद रहेगा। अब इसी में मान लीजिए मैं फाइनेंस भी ऐड कर दूं, अंडरस्टूड। ये सब क्या बन जाएगा, फंक्शन, याद रहेगा। इसको लिख लीजिए, डिफरेंस के लिए काम आ जाएगा। रिमेनिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।